हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आईकेट क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 11 के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है इनकी एडवांटेज और क्या होती है इनकी डिसएडवांटेजेस, और आगे हम कौन सी इन दोनों में से किस अकाउंटिंग को फॉलो करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग की। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहती है? इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग टू विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। कहता है ये वो अकाउंटिंग है जिसमें जब कैश पे किया जाता है या कैश रिसीव किया जाता है उसी समय उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं 1 अप्रैल को मैंने बच्चों माल बेचा 50,000 रुपीज की सेल कर दी, लेकिन अभी तक मुझे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। जब हम अपने अकाउंटेंट से बोलेंगे जो अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहा है, तो हमने उसे बोला कि 1 अप्रैल हमारी इनकम कितनी हुई, वो बोलेगा सर कुछ भी नहीं हुई। क्यों? हमने तो माल बेचा है। उसने बोला अभी तक कैश रिसीव नहीं हुआ, अभी तक कैश रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कैश बेसिस अकाउंटिंग में केवल कैश जब पे किया जाएगा या कैश रिसीव किया जाएगा उसी समय उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि हमारा रेंट था 50,000 का, हमारे अकाउंटेंट ने 40,000 रुपीज पे कर दिए, 10,000 रुपीज अभी तक पे नहीं हुए हैं। अकाउंटेंट ने 40,000 रुपीज पे कर दिए, 10,000 अभी पे नहीं हुए। जब मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा भाई साहब हमारा रेंट का कितना खर्चा हुआ, तो वो आपको बोलेगा 40,000 रुपीज। यानी कि जब उसके पास कैश आया और जब उसके पास से कैश गया, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को उसी अमाउंट पे जब रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कहती है जब भी कोई ट्रांजेक्शन या इवेंट ड्यू होता है उसी समय उसको हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल को 50,000 का आपने गुड्स बेचा, इसने कैश बेसिस ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन एक्रूअल बेसिस ने तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लिया कि भैया हमारी इनकम डन हो गई, हमारी इनकम डन हो गई। अब मैं अपने अकाउंटेंट से पूछूंगा हमारा रेवेन्यू कितना है, हमारी इनकम कितनी है, तो बताएगा सर 50,000 रुपीज का माल हमने बेचा है, अभी कैश रिसीव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपने बेचा उसी टाइम उसी समय हमने उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड कर दिया। इसी तरीके से जब मैं उससे पूछूंगा कि हमारा रेंट का एक्सपेंस कितना है, तो बोलेगा सर रेंट का एक्सपेंस है 50,000 रुपीज। मैंने बोला 40,000 पे किया है हमने, तो बोलेगा सर 40,000 हमने पे किया है, 10,000 अभी और बकाया है जो हमें देना है। तो मैं आपको जो फिगर बताऊंगा वो वही फिगर होगा जो टोटल है, यानी कि 40,000 प्लस 10,000 टोटल एक्सपेंस। जब टोटल खर्चे की आप बात करेंगे तो आप बात करेंगे 50,000 रुपीज। यानी कि बेटा इसके अंदर जब कैश आया और गया तभी उसी अमाउंट को रिकॉर्ड किया, कितना आना था या कितना जाना था उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बेटा इसके अंदर उसी अमाउंट को रिकॉर्ड किया गया जितना अमाउंट ड्यू है, जितना आना है और जितना जाना है। राइट? तो ये है कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। अब हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। चलिए मैं नोट करता हूं। चलिए अब बात करते हैं इनके एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले अगर मैं इसके एडवांटेज के बारे में बात करूं, कहता है इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कहता है इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसी किसी भी चीज़ों को एडजस्ट नहीं करना होता, इसीलिए इट इज सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए ये क्या है? सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। ये कहता है यदि हमारी ट्रांजेक्शन्स, हमारे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, हम कुछ ही चीज़ों को मेंटेन करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है कैश बेसिस अकाउंटिंग।
फॉर मोर ऑब्जेक्टिव फॉर फ्यू रिजल्ट्स। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यू रिजल्ट्स को चाहते हैं, केवल कुछ ही चीज़ों के ऊपर हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये अकाउंटिंग अच्छी होती है। इट इज सुटेबल फॉर दोज बिजनेसेस, कहता है ये बहुत सुटेबल है ओनली फॉर दोज बिजनेसेस हु डील्स इन कैश ओनली, जहां पे भी केवल कैश की ट्रांजेक्शन्स होती है, उन सभी बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। तो ये 3 एडवांटेजेस इसकी हो गई। उसकी देखते हैं। इट इज़ अ मोर साइंटिफिक कंपेयर देन कैश बेसिस, जो अक्रूवल बेसिस है वो मोर साइंटिफिक है कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट शोज कंप्लीट पिक्चर। मैं एक बार रीड करता हूं बुक में क्या लिखा है। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट एंड रिफ्लेक्ट ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पीरियड। कहता है जब हम एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो इट शोज कंप्लीट पिक्चर बिकॉज at the time of recording transactions we record only those transactions which are related to the current period। इसमें ऐसा नहीं था, माल बेचा था पहले लेकिन यदि पैसा आज मिला है तो वो आज की इनकम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये कहता है करेक्ट पिक्चर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है विच आर रिलेटेड टू द करंट ईयर। डिस्क्लोजर कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर इट्स गिव ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है एग्जैक्ट जो फिगर हमें मिलता है वो इससे मिलता है, और एट द एंड हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पिक्चर है वो भी हमें इसी से मिलती है। यानी कि अगर मैं कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस का कंपैरिजन करूं तो कैश बेसिस जो अकाउंटिंग है वो कम रिलायबल है, बट एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग जो है वो मोर रिलायबल है। चलिए आइए इसमें डिसएडवांटेजेस की हम बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज यही है, इस पे रिलाई नहीं कर सकते, इस पे आप रिलाई कर सकते हो। फिर कहता है इसके एक डिसएडवांटेज क्या है, दिस सिस्टम इज नॉट अ सिंपल। भाई इस तो सिंपल था लेकिन वो सिंपल नहीं है। इसके रिजल्ट ट्रू मिलते हैं, इसके रिजल्ट ट्रू नहीं मिलते क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता, लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारी, ठीक है ना भाई। ये हमें अच्छा रिजल्ट तो देता है लेकिन सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है इसलिए इसकी ये डिसएडवांटेज होती है। आइए अब इन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को भी कर लेते हैं। मैं रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पे। चलिए आइए कुछ डिफरेंसेस करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, शॉर्ट में लिखा है बेटा सब कुछ। यहाँ पे कहता है कैश बेसिस रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, एक्रूवल बेसिस रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश बेसिस जो अकाउंटिंग है वो केवल और केवल कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, और जबकि एक्रूवल बेसिस जो अकाउंटिंग है वो कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड कर रही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम। बड़ी ये जो चारों चीजें हैं ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम, इन सभी को कैश बेसिस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन इन सभी को एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी किया जाता है और एडजस्ट भी किया जाता है। फिर कहता है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से कैश बेसिस अकाउंटिंग से हमें करेक्ट P&L या बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मिलती, बट एक्रूवल बेसिस प्रोवाइड और शोज करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। टेक्निकल नॉलेज कहता है कैश बेसिस अकाउंटिंग डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स, यानी कि यदि मैं कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करना चाहता हूँ, कैश बेसिस अकाउंटिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे अगर स्पेशल स्किल्स नहीं है तो भी मैं कैश बेसिस अकाउंटिंग कर सकता हूँ, लेकिन एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के लिए हमें स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है, अच्छी नॉलेज की जरूरत होती है, तभी हम उसको फॉलो कर पाते हैं। रिलायबिलिटी कहता है कैश बेसिस अकाउंटिंग इज लेस रिलायबल एंड एक्रूवल बेसिस इज मोर रिलायबल। यानी कि मैं रिलायबिलिटी की बात करूं, यदि मेरे सामने दो कैश बेसिस अकाउंटिंग रखी है और एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग रखी है,
तो बेटा मैं कैश बेसिस अकाउंटिंग को देखना पसंद नहीं करूंगा, यानी कि उससे जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है उस पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, उस पर मैं रिलाय नहीं कर सकता। लेकिन एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग जो है वो मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट दे रही है, राइट। सुटेबिलिटी, दिस इज सुटेबल फॉर ओनली दोज बिजनेसेस हु डील्स इन कैश। यदि मेरा केवल और केवल कैश का बिजनेस है, यहाँ पे उधार जैसी चीज कुछ भी नहीं है, तो बेटा मैं ये फॉलो करूंगा, और ये सारे बिजनेसेस के लिए सुटेबल होता है। तो बेटे ये थी हमारी छोटी सी कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की कहानी। ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन दमदार है, क्योंकि अब आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी बार भी हम अकाउंटिंग करेंगे, मोस्टली हम लोग कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप देखते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो बेटा आपके लिए आ रही है चैप्टर नंबर 5, जहां से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। अभी हमने एक चैप्टर स्किप किया है, थोड़ा सा बड़ा है, थ्योरिकल पार्ट है। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और साइड बाय साइड उस थ्योरिकल चैप्टर को भी बड़े आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये 4 चैप्टर जो है वो 1 to 4 चैप्टर आपके बेसिक थ्योरी के हैं, और उसके बाद सारे चैप्टर आपके प्रैक्टिकल के हैं। अकाउंटिंग बहुत इजी है, देखते रहिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है ना। व्हाट्सअप या कॉल कम कीजिए, कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय।